अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें अगर हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऐसे रूल्स होते हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, कन्वेंशंस बोलते हैं इनको, जिसको बेस बनाकर कोई भी एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है। ये वो रूल्स हैं जिसको प्रिंसिपल कहा जाता है। मतलब इसे आगे जाकर हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी पढ़ेंगे। फ्रेमवर्क कहते हैं सेट ऑफ रूल्स को, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को, जिसको बेस बनाकर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है, जिसमें उसने पहला प्रिंसिपल या पहला रूल बताया हुआ है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि कानूनी तौर पर बिजनेस की ट्रांजैक्शन, मतलब जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो ना, तो ये अकाउंटिंग कहती है, कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कहते हैं कि पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस की ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड नहीं करनी। मतलब जो इंसान की अपनी जाती ट्रांजैक्शन होगी, ओनर की जाती ट्रांजैक्शन होगी, वो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करनी। इसलिए हम इसे क्या करते हैं, ऑल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। मतलब रूल्स क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त ओनर की अपनी जो ट्रांजैक्शन है, जो जाती ट्रांजैक्शन है, घरेलू ट्रांजैक्शन है, वो उसने बिजनेस की ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड नहीं करनी। मतलब उसने अगर अपने घर का रेंट पे किया है और अपनी पर्सनल अकाउंट से पे किया, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो वो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं रिकॉर्ड नहीं हो। हाँ, वो आएगा क्योंकि वो कंपनी दे रही है, कंपनी ओनर के साथ ट्रांजैक्शन करेगी, वो तो आएगी कैपिटल ड्राइंग्स, वो एक्सपेंस में आएगा, वो कंपनी का एक्सपेंस है। कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय को घर देती है रेंट पे, उसका रेंट पे कर रही है, उनके बिजली के बिल पे कर रही है, वो तो कंपनी पे कर रही है, वो तो कंपनी का कैश आउटफ्लो है, वो कंपनी का कैश आउटफ्लो है। ठीक होगी बात। बट जो देखे, मिसाल के तौर पर आपका एक बिजनेस है, आप अपने घर का रेंट पे करते हो अपने पर्सनल अकाउंट से, मतलब आपके अपने जाती पैसों से, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर आप अपने घर का रेंट बिजनेस के पैसों से पे करोगे, वो तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वो ड्राइंग्स है। तो ओनर की जो जाती ट्रांजैक्शंस हैं वो बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड। अब देखें, अब ये भी देखें कि जब वो अपने घर का रेंट पे करता है, तो क्या वो एक्सपेंस में लिखता है या ड्राइंग्स में लिखता है? अगर बिजनेस के पैसों से अगर वो घर का रेंट पे करता है, तो वो क्या एक्सपेंस में लिखेगा या ड्राइंग में? इसका क्यों ड्राइंग्स में लिखेगा? क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंस है ही नहीं, उसकी जगह वो अगर अपने एम्प्लॉय को लिख दे रहा है, वो एक्सपेंस है, वो बिजनेस का एक्सपेंस है, क्योंकि एम्प्लॉय बिजनेस के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो पर्सनली अगर वो अपने बच्चों की फीसें पे कर रहा है अपने पर्सनल अकाउंट से, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आएगा। तो ऑल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। साथ साथ वेरीफाई भी करते जाते हैं ताकि एग्जांपल भी करते जाते हैं। कहते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कैसे, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड various fundamental principle and underpin accounting practices. Together these fundamental accounting concepts provide the foundation of accurate, transparent and meaningful financial reporting.
कहता है कि अगर ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो अकाउंटिंग सही बनती है, एक्यूरेट, ट्रांसपेरेंट और मीनिंगफुल। मतलब हर बंदा एक जैसी अकाउंटिंग कर रहा होता है। अगर आप किसी और तरह से अकाउंटिंग करते हैं, कोई दूसरा बिजनेस किसी और तरह से अकाउंटिंग करता, तो हम सीए वालों के लिए मुश्किल हो जाता कि उसे इतने ज्यादा कैसे पढ़ना पड़ता। अब ये है कि सीए वाला दुनिया में जहां भी जाएगा अकाउंटिंग एक जैसी है, और कंपनी को ये बता दिया गया, पाबंद कर दिया गया कि आपने इस तरह से अकाउंटिंग करनी है अपनी। तो किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, चाहे वो पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे वो यूके का है, यूएसए का है, उसके लिए ऑडिट करना आसान हो जाएगा, अकाउंटिंग देखना आसान हो जाएगा, अकाउंटिंग करना आसान हो जाएगा। क्योंकि जो आप कर रहे हैं पूरी दुनिया में ऐसी अकाउंटिंग होती है, जो हम पढ़ रहे हैं हर दुनिया में ऐसे ही पढ़ा जाता है, कोई फर्क है ही नहीं। अब इवन के इंडिया के अंदर आईएफआरएस नहीं अप्लाई होते, उनके अपने स्टैंडर्ड है, लेकिन स्टैंडर्ड वो भी यही है, बस नाम उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, मेंबरशिप नहीं की। अब अमेरिका के अंदर भी इस्तेमाल नहीं होते, अमेरिका के अपने स्टैंडर्ड है, लेकिन बातें यही हैं सारी। 99% बातें सेम है, 1% थोड़ा सा लीगल टर्म्स, टैक्स रूल्स डिफरेंट होते हैं, वरना अकाउंटिंग ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है। उसके बाद पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। वो कहता है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस शुड केप्ट सेपरेट फ्रॉम पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ इट्स ओनर व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंस। कहता है जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे होंगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे ना, तो ओनर की ट्रांजैक्शन साइड पे लिखनी है, साइड पे करनी है, वो इस ट्रांजैक्शन के साथ मिक्स नहीं करना। एग्जांपल है जी, मारिया ऑन्स अ बेकरी एंड हर पर्सनल होम रेंट शुड नॉट बी मिक्स्ड विद द बेकरी रेंट एक्सपेंस। उसको हम रेंट एक्सपेंस में लिख ही नहीं सकते। अगर बिजनेस के पैसों से भी पे किया है ना, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बट बिजनेस रेंट नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस का रेंट अपना है ही नहीं, वो उसके मालिक का रेंट है, तो वो ड्राइंग्स में चला जाएगा। Concept is legal substance in case of companies. Company by law a legal person. हाँ, ये लिखा हुआ है। ये तो आपको पता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पर काम करती है। कंपनी किसी के ऊपर केस कर भी सकती है, कंपनी के नाम से एग्रीमेंट हो सकता है। जैसे मैं आपको सबसे आसान एग्जांपल देता हूं, आपका एग्रीमेंट जब आप कॉलेज में आपने फीस दी, आपका एग्रीमेंट कैप्स के साथ है, किसी भी बंदे के साथ है। आपने तनवीर साहब को फीस पे की, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कल को अगर तनवीर साहब जॉब छोड़ के चले जाते हैं, कोई और नया बंदा आ जाता है, तो वो क्या आपको कहेगा आपने तो तनवीर साहब को फीस दे दी, भाग जाओ। क्यों? क्योंकि आपने तो कैप्स को फीस दी है, तो कैप्स से साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है। इवन के शायद आप में से किसी एक बंदे ने कैप्स के मालिक को देखा भी ना हो, लेकिन आपका एग्रीमेंट किसके साथ है? कैप्स के साथ। तो आपको कैप्स ने सर्विसेज देनी है। कल अगर मैं आपको अकाउंटिंग नहीं पढ़ाऊंगा, तो ये मतलब नहीं होगा कि सर गए हैं तो अब अकाउंटिंग को नहीं पढ़ाई जाएगी, उनको नया टीचर हायर करके आपको देना पड़ेगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कैप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कल को यहां पर एक सफाई वाला बंदा चला जाता है, हम कहते हैं कि यार वो चला गया, अब सफाई नहीं होगी, तो ये उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कैप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कैप्स एक कंपनी के तौर पर, एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पर काम कर रहा है, जो लोगों के साथ डील कर रहा है, लोगों के साथ एग्रीमेंट कर रहा है। आपने कैप्स को फीस दी है, कैप्स ने आपको सर्विसेज देनी है, इसमें कोई भी बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरा एग्रीमेंट भी कैप्स के साथ है, आपका एग्रीमेंट भी कैप्स के साथ है, जितने मुलाजमीन है उनका एग्रीमेंट भी कैप्स के साथ। तो कहते हैं कंपनी बाय लॉ इज अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, however the concept is also applied sole trader and partnership in accounting। कहता है पार्टनरशिप पर भी अप्लाई होता है, ओनर पर भी होता है, सॉरी सोल ट्रेडर पर भी होता है, और कंपनियों पर भी होता है कि भाई ये सेपरेट है सारे, इनकी ट्रांजैक्शन मिक्स करके नहीं लिखनी अपने बिजनेस के साथ। ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन विल बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस, पर्सनल ट्रांजैक्शन ओनर विल नॉट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस। एग्जांपल देखते हैं, डिस्कस वेदर यू कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स आर बिजनेस ट्रांजैक्शन आर नॉट। इंपॉर्टेंट है जी। ऐसे तो इसमें से क्वेश्चन बनाने चाहिए, आपने बस ये पहचानना है बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं। अ बिजनेसमैन परचेज्ड अ व्हीकल फॉर हिज प्राइवेट यूज बाय ड्राइंग फ्रॉम कैश फ्रॉम बिजनेस, हाउएवर ही आल्सो यूजेस इट
फॉर कमिंग टू द ऑफिस, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। देखिए ड्राइंग्स, पैसे ड्रॉ करना बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ठीक है। घर ऑफिस के लिए इस्तेमाल करना या व्हीकल को प्राइवेट इस्तेमाल करना ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, बट इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन है क्योंकि उसने किसके पैसों, हाँ ये बिजनेस के एसेट में नहीं आएगा, ये बिजनेस के एक्सपेंस में नहीं आएगा, ये ड्राइंग्स में आएगा। तो अगर वो पूछता है ना कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं, तो ये कैश का ड्रॉ करना ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, गाड़ी का खरीदना ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। हाँ अगर डायरेक्ट कैश पे कर रहा है तो फिर तो पूरी है ही बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपने कैश ड्रॉ किया बिजनेस से, तो ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर उन पैसों को आप जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, फिर बिजनेस का कोई लेना देना नहीं। नंबर 2, एबीसी कंपनी हैज अ पेड बिल ऑफ वन ऑफ इट्स पार्टनर, एबीसी कंपनी ने अपने पार्टनर का बिल पे कर दिया, हाउएवर द अमाउंट इज रिकवरेबल फ्रॉम दैट पार्टनर, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये भी ड्राइंग्स है। पार्टनर का बिजली का बिल किसने पे किया, कंपनी ने, तो कंपनी तो कैश क्रेडिट हो रहा है। हाँ बिजनेस ट्रांजैक्शन है लेकिन बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, बिल बिजनेस का एक्सपेंस नहीं, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। नंबर 3, फर्नीचर एंड फिटिंग लाइंग इन द ऑफिस, ये पेपर में आया किसी नाम से, फर्नीचर फिटिंग को वो चेंज कर देता है। फर्नीचर फिटिंग लाइंग इन द ऑफिस वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फर्नीचर पड़ा था ऑफिस के अंदर, आग लग गई उसको। फर्नीचर वाज ओन्ड बाय वन ऑफ द पार्टनर एंड इट वाज नॉट इन द यूज ऑफ द बिजनेस, वो किसी पार्टनर का फर्नीचर था और वो बिजनेस के इस्तेमाल में नहीं था। बिजनेस के ऑफिस में पड़ा था फर्नीचर पार्टनर का और उसको आग लग गई और वो बिजनेस के इस्तेमाल में नहीं था, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि चाहे आपने अपनी चीज रख दी है तो वो, जैसे मैंने नहीं कहा जनरेटर पड़ा था तो वो आग लगी, एक मैंने ये भी एग्जांपल दी थी, शायद अगली एग्जांपल वो आ भी रही है कि द प्रोप्राइटर प्रोवाइड अ जनरेटर टू द ऑफिस। आगे तो देखिए, द जनरेटर इज प्रेजेंटली नॉट वर्किंग एंड इट वुड हैव टू बी रिपेयर्ड बिफोर इट कैन बी यूज्ड, प्रीवियसली जनरेटर वाज लाइंग इन द प्रोप्राइटर हाउस। सवाल देखें, प्रॉपर समझ के चलना है आप। कहते हैं जी प्रोप्राइटर ने ना एक ऑफिस को जनरेटर दे दिया, खराब था, दे दिया, अभी ऑफिस ने इस्तेमाल भी करना नहीं शुरू किया क्योंकि अभी उसको रिपेयर करने की जरूरत है, और पहले वो कहां पड़ा हुआ था, उसके घर में पड़ा हुआ था। क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है क्योंकि उसने जनरेटर ऑफिस को दे दिया, वो रिपेयर करवाए ना करवाए जैसे मर्जी इस्तेमाल, इवन के वो उसके घर में भी पड़ा होता ना, कि वो कहता ना मैंने ये ऑफिस को दे दिया है, तो अगर उसने ऑफिस को दे दिया है तो इसका मतलब अब वो ऑफिस का है, और ये इसकी पता एंट्री का पास हो, कैपिटल ऐड होता है। हाँ एंट्री बताओ। जनरेटर डेबिट कैपिटल क्रेडिट, जनरेटर डेबिट क्योंकि बिजनेस में जनरेटर आया और कैपिटल क्योंकि ओनर की तरफ से। ठीक होगी बात। ये लास्ट पार्ट कई दफा पेपर में आया हुआ ये वाला। बैलेंस रिकवरेबल फ्रॉम एन एम्प्लॉय वाज रिटर्न ऑफ आफ्टर हिज डेथ। आपने एक एम्प्लॉय से पैसे लेने थे बिजनेस में, हाँ अदर रिसीवेबल था, और वो उसकी डेथ हुई तो हमने उसको राइट ऑफ कर दिया, तो ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ये ड्राइव कर रहा है वो अपनी जगह रेंट पे करने के लिए। हाँ अगर ड्राइव तो हाँ, अगर वो अपनी जेब से पे कर रहा है फिर नहीं है, बिजनेस के पैसों से कर रहा है तो बिजनेस का कैश क्रेडिट हो गया। अच्छा तो अपना पर्सनल यूज कर रहा है। हाँ कहती है दो बातें, वो जो रेंट पे कर रहा है अपने घर का, लीगल एंटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ये जो रेंट एक्सपेंस है ये बिजनेस का रेंट एक्सपेंस के अंदर ऐड करके ना लिखना, क्योंकि ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, बिजनेस का रेंट नहीं है। हाँ जी, ये देख लें जी परचेज। अब देखिए परचेज अ व्हीकल नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, हाउएवर कैश विथड्रॉल इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर इज रिकवरेबल बाय इट्स द बिजनेस, हेंस द, ये रिकवर कौन सी अमाउंट, अच्छा वो जो बिल पे किया, वो कहता है पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर, हेंस दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन।
तीसरे नंबर पर कहते हैं इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, द ओनरशिप ऑफ द फर्नीचर डज नॉट बिलोंग्स टू द बिजनेस एंटिटी बट द वन ऑफ द पार्टनर, वो जो पार्टनर का फर्नीचर जल गया। फिर वो कहते हैं इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन एट इज इट इज रिक्वायर्ड टू रिक्वायर्ड अ कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ जनरेटर। फिर आखिर भी वो कहते हैं दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन as the employee was working for the business and such waiver is a form of benefit to the employee, कि वो employee को हम benefit दे रहे हैं एक तरह। duality concept, duality concept का मतलब है कि जनाब हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट, दोनों की अमाउंट हमेशा बराबर होगी, डेबिट वाली साइड भी और क्रेडिट वाली साइड। क्या बात है इसमें, डुअल कॉन्सेप्ट कहते हैं हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट, वन इज डेबिट अदर इज क्रेडिट, और दोनों की अमाउंट सेम। Duality concept of recording ensure that every transaction has equal but opposite effect. Equal but opposite, एक डेबिट और एक क्रेडिट। At least two different accounts, कम से कम दो अकाउंट होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। कंपाउंड एंट्री में जब हमने कंपाउंड एंट्री पढ़ी थी तो जनरल एंट्री में एलिमेंट एक अकाउंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जाजिब बाय अ कंप्यूटर फॉर हिज ऑफिस 100,000 पेइंग बाय चेक, दिस ट्रांजैक्शन इंक्रीज द कंप्यूटर इन एसेट डिक्रीज द, कहता है अमाउंट 1 लाख आएगी लेकिन एक चीज डेबिट हो रही होगी और दूसरी चीज, तो से फाइनेंशियल इक्वल बट ऑपोजिट इफेक्ट। This is called the dual aspect and double entry system. This will be covered in detail in later chapter. Accounting period के बारे में हम सीख चुके हैं कि accounting period होता है 12 महीने का नॉर्मल accounting period 12 महीनों को है। क्या वो 12 महीने जनवरी से दिसंबर वाले हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं? कोई भी हो सकते हैं। हाँ, स्पेशल अकाउंटिंग ईयर भी हो सकता है जो कि 1 साल से कम या 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है। ये पेपर में सवाल आ सकता। और ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, इसको उन्होंने अंग्रेजी में लिखा होना है और थोड़ा सा घुमाने की उसने कोशिश कर, ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा आप लोगों को घुमाने की। ये जो संडे आ रहा है मैं आपको गिफ्ट दूंगा, मतलब ये 3 चैप्टर की असाइनमेंट, फाइनल असाइनमेंट। टेस्ट मंडे को तीनों चैप्टर का टेस्ट, फर्स्ट 3 चैप्टर का टेस्ट होगा और तकरीबन यानी फुल फ्लैश टेस्ट होगा। 50 MCQs होंगे, जैसे पूरे पेपर में 50 होते हैं, उसमें अभी फाइनल काउंट नहीं होगा बस, और बाकी इंशाल्लाह फुल फ्लैश होगा। और बाकी हमारी ये कोशिश है कि ये चैप्टर अच्छी तरह तैयार हो जाए और उसके साथ वो डेप्रिसिएशन करवा के तो मुहर्रम के बाद फिर 6 चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा, पहले 3 ये और अगले 3, ठीक है। तो ये हमारे 6 चैप्टर कवर हो जाएंगे असाइनमेंट के साथ। इनको आप फिर प्रैक्टिस करते रहना, इनका क्वेश्चन बैंक जरूर करना है। मतलब अकाउंटिंग ना, इसकी लिमिट ना रखना कि मैंने ये पढ़ना है। अकाउंटिंग जहां आईकॉम कोई से कर रहा है वहां से कोई ऐसी कॉन्सेप्ट लिया करो, ऐसी पढ़ा करो, क्योंकि अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो। आपकी अकाउंटिंग के ऊपर इतनी ग्रिप होनी चाहिए ना, आपको बातें समझ भी आनी चाहिए, दिल से समझ आनी चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका मतलब भी ये है, फिर मजा आएगा। तो अकाउंटिंग एक बहुत अच्छी चीज है पढ़ते हुए भी, क्योंकि जरूरी बात है कैरियर ही हमारा यही है, मजबूरी है इसको सीखना। हाँ जी, लिखा हुआ है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड। ये स्पेसिफिक पीरियड क्या होता है? फॉर द ईयर एंडेड, जो हम कहते हैं जी 2015, 2016, 2017। इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेट्स टू द गिवन पीरियड नोन एज फाइनेंशियल ईयर्स या अकाउंटिंग ईयर्स या रिपोर्टिंग पीरियड। नाम देखिए, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग पीरियड में डिफर अक्रॉस एंटिटीज। क्या हर एंटिटी का अकाउंटिंग ईयर एक जैसा हो सकता है? नहीं, हर किसी का डिफरेंट हो सकता है। दिसंबर हो सकता है, किसी का मार्च हो सकता है, किसी का सितंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल ऑफ लैंडस्केपिंग बिजनेस प्रिपेयर एनुअल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड 1 जुलाई से जून। ऑन द अदर हैंड मनाहिल आर्ट गैलरी प्रिपेयर एनुअल स्टेटमेंट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च फॉलोइंग ईयर। अच्छा, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि अकाउंटिंग ईयर 1 साल से ज्यादा या 1 साल से कम हो सकता है, ये चैप्टर नंबर 10 में लिखा हुआ, ठीक है, तो वहां पर हम जाकर सीखें। उसके बाद है ये एक कॉन्सेप्ट है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा सा डाटा कॉन्सेप्ट है इस लेवल पे, बाद में तो आपको पता चल जाएगा।
हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को मैं सिखा देता हूं थोड़ी एग्जांपल देके। आपने एक बाइक खरीदी 1 लाख की, ठीक है। अब बाइक डेप्रिशिएट भी होगी हर साल। Yes. डेप्रिशिएशन का पता है ना, थोड़ा सा ऐसे कि हर चीज पुरानी होती जाना, उसकी वैल्यू कम होते जाना, एक सिस्टमेटिकली। तो अगर आपकी बाइक है तो सपोज दैट आप कहते हैं जी 10,000 से बाइक कम हो गई, फिर अगले साल 10,000 से उसकी वैल्यू कम होगी, फिर अगले साल 10,000 से वैल्यू कम होगी, तो 3 साल बाद आपकी बाइक की कीमत क्या है? 70,000। लेकिन अगर आप देखो कि मार्केट में बाइक की कीमतें सपोज दैट बढ़ गई हैं, या बाइक की कीमतें हद से ज्यादा कम हो गई हैं मार्केट के अंदर, आपको लगता है मार्केट के अंदर जो आपकी बाइक की वैल्यू है ये 70,000 नहीं है, मैं अगर आज भी बेचूं ना ये बाइक, तो आप कहते हो 90,000 की बिक जाएगी। अब अकाउंटेंट कहती है कि भाई मार्केट में उसकी जो वैल्यू मर्जी चलती रहे, आपने उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखना है। आपने जितने का खरीदा और जितना इस्तेमाल कर दिया उसको देखना है। आपका हिस्टोरिकल का मतलब खरीदा कब था, तो जब जिस वैल्यू पे खरीदा था आपने उस वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करना है, ना कि जो आज में उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है। तो आपने अपनी बुक्स में अपनी बाइक की वैल्यू क्या दिखानी है? 70,000। उसकी कॉस्ट दिखानी है 1 लाख और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखानी है 30,000। पेपर में एक दफा सवाल आ गया था कि बिजनेस अपना एसेट लिखता है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे, बताओ ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। वो अपनी असल कॉस्ट पे लिख रहा है और जितना इस्तेमाल हो रहा है माइनस कर रहा है, इसे क्या बोलेंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये तो हो सकता है ना, आपने जितने का एसेट खरीदा, जितना जितना इस्तेमाल किया, आपने एसेट खरीद, जितने का एसेट खरीदा और जितना जितना इस्तेमाल किया, वो वैल्यू और मार्केट में वैल्यू चेंज हो सकती है या बराबर होगी। मतलब आपने गाड़ी खरीदी 5 साल पहले, आज आपने ना उसको ये डेप्रिशिएट करना होता है। अगला चैप्टर हमारा वही है, डेप्रिशिएट करना होता है सिस्टमेटिकली। मतलब ये नहीं कह सकते कि हम अपनी मर्जी से कभी ज्यादा अमाउंट डेप्रिशिएट कर देंगे कभी कम, नहीं। एक फार्मूला होगा, एक मेथड होगा। अब जैसे गाड़ी, जो बाइक है, आपने 1 लाख की खरीदी, आपने कहा 10,000 से ना इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, आपके हिसाब से आपकी बाइक की कीमत 70,000 रुपए पड़ी हुई। बट मार्केट में अगर आप बाइक की बेचने जाओ तो वो कहता है जी 90,000 ले लो, बाइक दे जाओ। तो क्या अपनी बुक्स के अंदर आप उसको 90,000 का लिख दोगे या 70,000 ही रहने दोगे? 70,000 ही रहने दोगे। हाँ, आने वाले दिनों में हम एक रीवैल्यूएशन मॉडल होगा वो पढ़ेंगे, उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी। बट स्टैंडर्ड कहता है कि भाई आपने ये नहीं देखना कि इस टाइम मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, आपने देखना है आपने कितने का खरीदा था और आपने कितना इस्तेमाल कर लिया। आपने उसको किस वैल्यू पे लिखना है? हिस्टोरिकल वैल्यू पे। दूसरी बात कहते हैं, आपने लोन ले लिया। अब आपने लोन ले लिया, मिसाल के तौर पर एक घर के लिए, एक घर के लिए आपने लोन ले लिया 10 लाख। ओके होगी बात? इस घर की कीमत 10 लाख है। आज से 2 साल बाद आपने इसकी इस 10 लाख की पेमेंट करनी है 4 इयर्स या 3 साल बाद, इकट्ठे पेमेंट कर देते हैं, वैसे तो किस्तों में पे करते हैं। 4 साल बाद आपने 10 लाख वापस करना है। ये आपकी लायबिलिटी है एक 10 लाख या एसेट है? लायबिलिटी है। आपने घर खरीदने के लिए लायबिलिटी ले ली 10 लाख की और 4 साल बाद 10 लाख वापस करना। जब 10 लाख वापस करने का टाइम आया ना, घर की कीमत 14 लाख है। घर की कीमत 14 लाख है। क्या अब हम बैंक को वापस 14 लाख करेंगे या 10 लाख करेंगे? क्यों भला? क्योंकि हमने तो जितने लिए थे उतने देने हैं वापस। दैट इज द हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का क्या मतलब है भाई? जितनी हमने अमाउंट देनी है, जितनी हमने अमाउंट ली थी,
हमने वही पे करनी है, जितना हमारा एसेट है हमने उसी पे लिखना है। आज उसकी वैल्यू में अब अगर फ्लक्चुएशन आ गई है तो हमने उसको कंसीडर, हाँ आगे जाकर रिपोर्टिंग के अंदर फ्लक्चुएशन को कवर करेंगे, लेकिन हिस्टोरिकल का मतलब क्या है, जिस पे खरीदा उसी पे लिखा और उसी को ही वापस सेटलमेंट करनी है। जितने का एसेट खरीदा था, हाँ डेप्रिसिएशन माइनस करना अलाउ है, डेप्रिसिएशन माइनस करना अलाउ है, मार्केट में फ्लक्चुएशन को एडजस्ट करना अलाउ नहीं है, उसे कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। हाँ अगर आप उसको फ्लक्चुएट करोगे, मिसाल के तौर पर आप अपना बाइक 70 की बजाय 90 का लिखोगे तो फिर इसे हिस्टोरिकल कहोगे भी नहीं, आपने तो हिस्ट्री चेंज कर दी। अगर आप 10 लाख की बजाय 14 लाख पे करोगे तो फिर शायद अकाउंटिंग में अलाउ हो सकता है, बट ये हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जितने का एसेट खरीदा था उसी पे लिखो और जितनी लायबिलिटी पे करनी है उसी पे लिखो। उसके अंदर अगर कोई चेंज आई, अगर आपने वो उसको चेंज किया, हाँ डेप्रिसिएशन अलाउ है माइनस का, बाकी उसको फ्लक्चुएट करना अलाउ। अगर फ्लक्चुएट कर दोगे तो उसे पर हिस्टोरिकल नहीं कहेंगे, उसे कुछ और नाम देंगे। हाँ जी, तो डेफिनेशन देखिए हिस्टोरिकल की। अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट मींस आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे बोलते हो, एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह। इन अ पर्टिकुलर, उसने खुद कहा थी, पर्टिकुलरली एसेट आर रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन देयर ओरिजिनल परचेज कॉस्ट रादर देन देयर करंट मार्केट वैल्यू। उसको उसकी ओरिजिनल कीमत पे लिखेंगे, ना कि उसकी मौजूदा वैल्यू पे लिखेंगे, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट। फिर आगे वो कहता है, फॉर एग्जांपल अदील बुक स्टोर रिकॉर्ड इट्स बिल्डिंग एट द परचेज प्राइस 24 मिलियन, द प्राइस ही हैड पेड इन 2017 फॉर दिस बिल्डिंग, not the current market value of the building which was increased to 75 million in 2025। कहता है उसने 24 मिलियन की बिल्डिंग खरीदी थी 2017 में, 2025 में उसकी 75 मिलियन कीमत हो चुकी है। अगर वो 75 मिलियन पे लिख देगा तो इसे हिस्टोरिकल नहीं कहेंगे, अगर वो 24 पे लिखेगा तो ये हिस्टोरिकल। हाँ डेप्रिसिएशन माइनस करना अलाउ है, वो भी हिस्टोरिकल होता है। जैसे मैंने कहा ना, आपका 1 लाख का बाइक था, 10 हजार डेप्रिशिएट हो गया, 70,000 का बच गया, ये हिस्टोरिकल है। हाँ मार्केट या करंट कीमत की आप ऊपर नहीं लिख सकते। एक्रूअल, प्रीपेमेंट या मैचिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा एक्रूअल कॉन्सेप्ट तो हमें पता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये एग्जैक्ट एक जैसे नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, एग्जैक्ट एक जैसे नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। मैं ये कॉन्सेप्ट फाइनल अकाउंट के साथ पढ़ाना चाहूंगा। वैसे तो आप सीख सकते हो, पढ़ा हुआ मैंने, गो थ्रू तो सारे करवा दिया था, लेकिन शायद आपको उसी तरह 100% ना समझ लगे। चलिए बता देता हूं, ताकि ना वहां पर भी पढ़ाना तो है ही, दोबारा भी पढ़ा दूंगा। अभी कोशिश करता हूं कि आपको समझ लग जाए। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैच करना। क्या मैच करना, रेवेन्यू with expenses, revenue with expenses। क्या मतलब है इसका, कहता है आपने एक एक्सपेंस किया, आपका खर्चा हो गया, आपने एक्सपेंस किया, ओके। क्या आपने उसका रेवेन्यू, क्योंकि खर्चा क्यों बंदा करता है, कोई बेनिफिट हासिल करने के लिए। कोई भी आप खर्चा करोगे, जब तक आपको लगेगा उसको उसका बेनिफिट नहीं है तो आप वो खर्चा नहीं करोगे। बिजनेस के, अभी बिजनेस को देखिए, अब बिजनेस जो खर्चा करता है, अगर उसका रेवेन्यू भी उसको मिल जाए, अगर उसका रेवेन्यू भी उसको मिल जाए तो वो एक्सपेंस को एक्सपेंस के अंदर लिखेगा, वरना एक्सपेंस नहीं लिखेगा। बिजनेस का एक्सपेंस हुआ, उस एक्सपेंस का बेनिफिट अभी नहीं मिला। अगर बेनिफिट मिल गया, एक्सपेंस का बेनिफिट मिल गया, मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब एक्सपेंस मैच कर रहा है अपने रेवेन्यू के साथ या रेवेन्यू मैच कर रहा है अपने एक्सपेंस के साथ। अगर एक्सपेंस हो गया, उसका बेनिफिट नहीं मिला,
तो उसको एक्सपेंस में भी वो नहीं लिखेगा, क्योंकि अभी मैच नहीं हुआ, एक्सपेंस हो गया है बट रेवेन्यू नहीं मिला। जैसे ही रेवेन्यू मिलेगा उसको एक्सपेंस में लिखेगा। अब मिसाल के तौर पर आपका खर्चा हुआ 2025 में, उसका बेनिफिट मिला 2026 में, तो वो कहता है कि आप फिर बेनिफिट भी 2026 में जाकर, एक्सपेंस भी जाकर उसको 2026 में। जब हो गए हम लोग ने ये ऊपर उसने लिखा ना एक्रूवल, प्रीपेमेंट प्रीपेड एक्सपेंस और मैचिंग, उसने सारा इकट्ठा लिख दिया, वो तो प्रीपेड हो गया ना। जैसे आपने रेंट पे किया अगले साल का, तो क्या उसका बेनिफिट इस साल मिलेगा या अगले साल मिलेगा? तो अगले साल ही फिर उसको एक्सपेंस में लिखा जाएगा, इस साल फिर उसको एसेट में लिख लो। इसकी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यानी एग्जांपल है, बहुत कम लोग देते हैं। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें ये होता है, आप देखें जरा, आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला किसी को आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अभी छोटा सा लिखते हैं बस, कैरेज इन, और यही है ना कॉस्ट ऑफ सेल। ऊपर क्या आता है? मिसाल के तौर पर सेल्स मेरी हुई 1000, ठीक है, मेरे पास पहले कोई स्टॉक नहीं था, मैंने स्टॉक खरीदा 1200 का, ठीक है, परचेज। क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास 700, 300, 500 कर लो ताकि थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना है? 5। कुछ ऐसे करेंगे, यहां कितना आ जाएगा? 700 मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ये है कॉस्ट ऑफ सेल। ये क्या है? मुझे बताओ, ये और ये है हमारी सेल। बताओ सेल इनकम है या एक्सपेंस है? कॉस्ट ऑफ सेल इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। ओके की बात। आपने स्टॉक 1200 का खरीदा था, 1200 क्यों नहीं माइनस किया? हाँ, सारे 1200 का बेनिफिट नहीं मिला। आपका 500 का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, 500 का स्टॉक आपके पास 500 का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो 1200 में से स्टॉक बिका कितने वाला? 5। देखिए 1200 का स्टॉक खरीद के आए थे, 500 का स्टॉक आपके पास अभी तक पड़ा हुआ है, 700 वाला स्टॉक आपने 1000 रुपए में बेच दिया। 700 वाला स्टॉक आपने 1000 रुपए में बेच दिया। आपने अपने एक्सपेंस में 1200 लिखा या 700 लिखा? एक्सपेंस में जो लिखा हुआ नजर आ रहा है 1200 लिखा हुआ या 700 लिखा हुआ? 700 लिखा हुआ है। ये 500 आप एक्सपेंस में नहीं लिखोगे, बल्कि जाकर करंट एसेट में लिखोगे, फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। क्यों इसको एक्सपेंस में नहीं लिखा? हालांकि परचेज तो हमारा एक्सपेंस होता है, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, बट मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई जिस एक्सपेंस का आपने बेनिफिट नहीं लिया उसको एक्सपेंस में मत लिखो, उसको एसेट में लिखो जाके। प्रीपेड का भी यही कॉन्सेप्ट है yes. कि जिसका हमें अभी बेनिफिट नहीं, हाँ, जिसका बेनिफिट मिल गया है आप उसको इनकम भी उसी साल लिखो, उसी स्पेसिफिक पीरियड में, और एक्सपेंस को भी उसी साल में लिखो। तो एक्सपेंस मैच करना चाहिए अपने रेवेन्यू के साथ, या रेवेन्यू मैच करना चाहिए अपने एक्सपेंस के साथ। कॉस्ट ऑफ सेल, ये ऐसे हम तो बोलते हैं ना, इसका मतलब है कॉस्ट, किसकी कॉस्ट? जो आपने बेची है चीज, जो चीज आपने बेची है उसकी कॉस्ट क्या है? मतलब जो चीज आपने 1000 रुपए में बेची है उसकी कॉस्ट क्या है? 700। हालांकि हमने 1200 का स्टॉक खरीदा था, अब 1200 तो हमारा एक्सपेंस होना चाहिए पूरा, है भी एक्सपेंस। परचेज बाय नेचर क्या है? एक्सपेंस है। तो हमने सारा एक्सपेंस में क्यों नहीं लिखा? भला एक तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं हमें, और दूसरा मैचिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो इसमें बड़ा माइनर सा डिफरेंस है एक्रूअल और मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। बट होता क्या है कि आपने एक्सपेंस का बेनिफिट मिल जाए तो आप उसको एक्सपेंस लिखो, जिस एक्सपेंस का बेनिफिट ना मिले उसको अभी एक्सपेंस में मत लिखना, उसको अभी एसेट में लिखना। हाँ, जब उसका बेनिफिट मिल जाएगा तब उसको भी एक्सपेंस में लिखेंगे। अब आप देखें ये 500 अगले साल बिकेगा, तो ये अगले साल को ओपनिंग स्टॉक होगा या क्लोजिंग स्टॉक? तो ओपनिंग स्टॉक इसमें आकर प्लस हो जाएगा, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर चला जाएगा, तो भी एक्सपेंस में चला जाएगा। जो चीज बिक जाती है उसका बेनिफिट मिल गया। बिल्कुल ऐसे ही जितना भी आप फाइनेंशियल एसओसीआई के अंदर
मतलब इनकम एक्सपेंस के अंदर जितने भी एक्सपेंस लिखते हो ना, उनका बेनिफिट मिल चुका होता है। हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करते हैं, उसका बेनिफिट आप ले हमने उनसे काम ले लिया। अगर हमने उसको अगले साल की सैलरी पे कर दी, एडवांस सैलरी पे कर दी, क्या उसका बेनिफिट हम ले चुके हैं या अगले साल लेना है? अगले साल ले तो उस सैलरी को हम लिखेंगे प्रीपेड सैलरी। क्या लिखेंगे? प्रीपेड सैलरी। वो अगले साल ही जब बेनिफिट मिलेगा तब उसका प्रीपेड खत्म हो जाएगा और एक्सपेंस में चला। जैसे हमने क्लिक किया रेट हमने पे कर दिया फिर से पैसा दिया उसका। ये बात समझ लगी अब? यस मैचिंग कॉन्सेप्ट ओके है? चलिए यस पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसकी रीडिंग कर लेते हैं क्योंकि रीडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अर्नड आर इनकर्ड, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड आर पेड। ये तो गया एक्रूवल कॉन्सेप्ट, क्योंकि दोनों डेफिनेशंस इकट्ठी लिखी हैं। एक्रूवल्स बेसिस अकाउंटिंग, एक्रूवल अकाउंटिंग या मैचिंग कॉन्सेप्ट depict the effect of transaction and other events and circumstances on a reporting entity, economic resources and claims in the period in which those effects occur। क्या तो उस साल लिखना होता है जिस साल वो occur होता है, even if the resulting cash receipt and payment occur is different period। क्या तो उसका कैश मिले या ना मिले कोई और पीरियड है, जैसे हमें कैश आज मिल गया है, हो सकता है एक्सपेंस वो अगले साल हो, प्रीपेड। कहते हैं कैश पीरियड और अकरेंस पीरियड डिफरेंट हो सकता है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल एंड अदर इनकम शुड बी रिपोर्टेड इन द पीरियड व्हेन इनकम अराइजेस। मिस आप क्रेडिट सेल करते हो, क्या सेल की एंट्री पास करते हो या नहीं? क्रेडिट सेल करो तो हम तो कर देते डेटर टू सेल, तो इनकम तो आप लिख चुके हो, हालांकि पैसे तो मिले ही नहीं क्योंकि रेवेन्यू वो हम स्टॉक सेल कर चुके हैं, पैसे मिले या ना मिले, अब हमने उसको इनकम लिखना ही लिखना है। तो रेवेन्यू फ्रॉम सेल एंड अदर इनकम शुड बी रिपोर्टेड इन द पीरियड व्हेन इनकम अराइजेस, नॉट which might not be the same as the period when cash is received from the customer। फिर उसके बाद वो कहता है द कॉस्ट ऑफ सेल, फिर वही बात कॉस्ट ऑफ सेल की आ गई। अदर एक्सपेंस शुड बी चार्ज, ये सारी वही बातें लिखी हुई हैं और नीचे उसने ये अकाउंट लिखा हुआ है। ये प्री पेमेंट की डेफिनेशन, एक्रूवल एक्सपेंस, ये हमने पढ़ लिया हुआ है, पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया। और एग्जांपल पे चलते हैं। वो कहता है इसके ऊपर ना एग्जांपल सारी इसकी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट भी सीखते जाओ, एग्जांपल भी सीखते जाओ साथ साथ। अप्लाइंग द एक्रूवल बेसिस या मैचिंग कॉन्सेप्ट, ब्रीफली डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। काशिफ फर्म लॉ कंप्लीटेड अ सर्विस इन दिसंबर बट द क्लाइंट पे इन जनवरी। बताओ किस साल इनकम में लिखेंगे? कहता है काशिफ की सर्विस दिसंबर में दी, पैसे मिले जनवरी के अंदर, दिसंबर की इनकम है या जनवरी की इनकम? एक्रूवल कॉन्सेप्ट। अ कंपनी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिसंबर ईच ईयर, इट सेल्स गुड्स 50,000 टू द कस्टमर 6 दिसंबर को, बट डज नॉट रिसीव अ कैश पेमेंट फ्रॉम टिल 15 फरवरी अगले साल की। कहता आपका ईयर एंड दिसंबर के अंदर है, पैसे अगले साल मिले, तो सेल हो गई है तो दिसंबर में ही इनकम लिख देंगे, एक्रूवल कॉन्सेप्ट। अ कंपनी स्टार्ट बिजनेस फॉर सितंबर 25 इट्स ऑफिस फॉर विच इट पे 1 ईयर रेंट इन एडवांस 2026 तक का। द कॉस्ट ऑफ द एनुअल रेंट 1,20,000। द कंपनी प्रिपेयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिसंबर, कहते हैं 1,20,000 पे किया है, दिसंबर ईयर एंड है, पे कब किया? फर्स्ट सितंबर 20, तो सितंबर 25 से लेकर दिसंबर तक रेंट हमारा है, वो हम 4 महीनों का एक्सपेंस हम अपने साल में लिखेंगे और अगला वो अगले साल। अ कंपनी रेंट ऑफिस कॉस्ट 6 million पर ईयर, पेड 12 month इन अरियर। मतलब क्या होता है? बाद में 12 महीने गुजर जाते हैं, बाद में पे करते हैं। दिस मीन्स दैट द कंपनी पे द रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। द फर्स्ट पेमेंट इज ड्यू ऑन 30th जून। हमारा ईयर एंड क्या है? दिसंबर। हम ना जून को पे कर देते हैं, तो इसका मतलब है ये पिछले 12 महीने गुजर चुके हैं तो पे किया। हमारे साल में ये 6 महीने हमारे साल में आएंगे और ये 6 महीने पिछले साल के। ठीक होगी बात? तो जनाब ये सारी वही बातें नीचे उसने एक्सप्लेन भी की हुई हैं। उसके बाद है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन का लफ्ज का मतलब क्या होता है? रियलाइजेशन का मतलब क्या है? आपके पास एक पेन है, आपने इसको 100 रुपए का खरीदा,
और 120 रुपए का आपने बेचना है, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको प्रॉफिट कितना होगा? 20 रुपए। ओके, अब आपने ये पेन बेच दिया, इसका मतलब है आपको प्रॉफिट रियलाइज हो गया, आपका प्रॉफिट रियलाइज हो गया, क्योंकि वो 120 का बेच दिया। आपके पास ये पेन पड़ा हुआ है, आपने कहा कि जी मेरा ये पेन 120 रुपए का है, तो क्या 20 रुपए आपका प्रॉफिट रियलाइज हो गया है? नहीं, तो इसे बोलते हैं अनरियलाइज्ड। जब तक एक्चुअल में कोई प्रॉफिट हो ना जाए तब तक वो हम अकाउंटिंग के अंदर नहीं लिखते। अनरियलाइज्ड चीजों को हम अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, रियलाइजेशन का मतलब होता है आप अपने जो बेनिफिट्स हैं या एक्सपेंसेस हैं तब रिकॉर्ड करें जब एक्चुअल में रियलाइज हो जाए। क्या लिखा होता है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इन काउंटिंग, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड। आपने ये नहीं कहना यार ये मेरा 120 का बिकेगा, मुझे 20 रुपए इनकम होनी है। ये तो प्रूडेंस कंसेप्ट भी हमें मना करता है कि इनकम ओवरशेड नहीं कर। तो जब तक एक्चुअल में नहीं होगा तो हम इसको इनकम अपनी नहीं बना सकते। एक और एग्जांपल देता हूं, आपने एक प्लॉट खरीदा 10 लाख का, अब उसकी कीमत है 11 लाख। आपने कहा जी मेरा ना 1 लाख का फायदा हो गया। वो कहेगा नहीं, फायदा हासिल करना चाहते हो इसको बेचो, 11 लाख ले लो, फिर ही 1 लाख रियलाइज हो गया। ऐसे ही हवाई बातें नहीं करनी। एक्चुअल में जब तक आपने अर्निंग नहीं हो जाती तब तक आपने उसको इनकम में, तो रियलाइजेशन का क्या मतलब है? आपने प्रॉफिट तब लिखना है जब एक्चुअल में रियलाइज हो, जब अर्नड हो। लफ्ज क्या लिखा हुआ है? कहता है रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड, नॉट व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड या इट इज यूज्ड इन एक्रूअल अकाउंटिंग। वो कहता है ये नहीं समझ, पैसे आपने सपोज ले लिए, चीज नहीं अभी तक बेची, तब भी अभी तक हम अपना रेवेन्यू, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि जब तक इनकम हो ना जाए तब तक आपने अपना इनकम नहीं लिखे। आगे उसने एग्जांपल दे दी। फिर है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये तो आपने, क्या होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? एसेट्स और इनकम ओवरशेड नहीं करनी और लायबिलिटीज और एक्सपेंस अंडरस्टेड नहीं करना। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इसका पढ़ लेना। चलें जी, अगली क्लास से हम सीखेंगे मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है।